नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन करेंगे हम 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई के बीच में जो है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो है करंट अफेयर पॉइंटर रिलीज किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है पंचायती एडवांस इंडेक्स पहला जो है 2.0 जो है लॉन्च किया गया है। इसे जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा सेकंड एडिशन जो है लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 2,59,867 जो है ग्रामीण लोकल बॉडीज़ को जो है रूरल लोकल बॉडीज़ को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स के आधार पर जो है 150 इंडिकेटरों में जो है उनको मेजर किया गया है, उनके परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 9 गोल जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा जो है 150 इंडिकेटर जो है के आधार पे जो है इनको रैंकिंग दी गई है कि किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस है। 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि A+ है अचीवर के लिए, जिसमें स्कोर 90 एंड अबव होना चाहिए। ए है फ्रंट रनर के लिए 75 और 90 के बीच में, बी जो है परफॉर्मर्स, सी जो है एस्पिरेंट्स और डी जो है बिगिनर्स। जो 40 से नीचे इंडिकेटर के मतलब जो है जिसका आएगा पॉइंट, उसको हम जो है बिगिनर रखेंगे। एस्पिरेंट्स के लिए 40 से 60 के बीच में जो है पॉइंट, और परफॉर्मर के लिए 60 to 75 के बीच में रहता है। 2,59,867 जो है ग्राम पंचायत जो है उसके अंतर्गत जो है 3635 को जो है फ्रंट रनर का जो है दर्जा मिला है। और ये जो है अचीवर की कैटेगरी में जो है कोई भी शामिल नहीं है, अचीवर की कैटेगरी का किसी को नहीं मिला। और जो है 3635 जो है पंचायती राज को फ्रंट रनर का दर्जा मिला है। और 1,18,824 जो है वो परफॉर्मर की कैटेगरी में है, 1,23,719 जो है वो एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में है, और 13 लाख जो है 689 जो है वो बिगनर्स की कैटेगरी में है। किसी को भी जो है अचीवर का जो है 90+ जो है एवं जो है मार्क्स नहीं मिला, स्कोर नहीं किया गया है। फ्रंट रनर के पंचायत के अंतर्गत जो है 943 जो है त्रिपुरा में अकेले हैं फ्रंट रनर, जिसको हम ए बोल रहे हैं, जिसका जो है 75 से लेकर के 90 के बीच में जो अगर पॉइंट है तो हम क्या बोलते हैं, वो फ्रंट रनर। तो उसमें त्रिपुरा में 943 है, विच कंस्टिट्यूट 80% ऑफ द स्टेट्स टोटल 1176 रूरल बॉडी। मतलब 80% जो लोकल रूरल बॉडी जो है त्रिपुरा की, वो फ्रंट रनर में है। मतलब सबसे आगे जो है त्रिपुरा का रैंकिंग है। त्रिपुरा के बाद जो है केरला है, जहाँ की 10% ऑफ इट्स 941 ग्राम पंचायत हैज़ बीन असेस्ड एज ए फ्रंट रनर। केरला में जो है 10% जो है ग्राम पंचायत जो है वो फ्रंट रनर है। त्रिपुरा में 80%, विथ 8% ऑफ इट्स टोटल 6794 ग्राम पंचायती राज फ्रंट रनर इज उड़ीसा नेक्स्ट। मतलब उड़ीसा जो है थर्ड में है। तो रैंकिंग अगर देखा जाए पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स के अंतर्गत जो है पहला त्रिपुरा पे है, सेकेंड जो है केरला है, और थर्ड जो है उड़ीसा है। तो ये जो है 3 स्टेट जो है 1, 2, 3 है। फ्रंट रनर से जो है स्टार्ट हुआ है हमारा, क्योंकि जो है अचीवर कोई इसमें मिला नहीं हमको। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे उनके से संबंधित जो है सिटीजनशिप कुछ रूल्स जो है चेंज किया है। इसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो कार्ड इशू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है जो माइनर इंडिया का पासपोर्ट जो है कैरी करते हैं उनको दूसरे देश की सिटीजनशिप लेने के लिए जो है प्रोहिबिट किया गया है। दूसरे जगह का जो है पासपोर्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया है। साथ साथ जो है अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को अगर देखा जाए तो इसको अगस्त 2005 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। OCI स्कीम प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जो कि सिटीजन थे या बन सकते थे 26 जनवरी 1950 तक में, तो उनको जो है ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है दिया गया था। किस आधार पर दिया गया था, किस रूल को बना करके, तो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 को जो है अमेंडमेंट करके 2005 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है लाया गया था। और इसके बाद जो है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्कीम था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और इसी में जो है मर्ज कर दिया गया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी जो रिसेंटली जो है अमेंडमेंट यही किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है कार्ड दिया जाएगा, साथ साथ फिजिकली भी कैरी कर सकते हैं। तो इसका एक्चुअल पर्पज़ है कि पेपरलेस आइडेंटिटी को जो है प्रमोट करना। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026। जो ऑनलाइन गेमिंग के रूल्स को रेगुलेशन करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1 मई से जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, स्टार्ट हो गया। ये जो 2026 में रूल बनाया गया था उस ऑनलाइन गेम में जो मनी इन्वॉल्व होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है इस्टेब्लिश किया गया है। ये चीफ रेगुलेटर होगा ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित। कौन सी संस्था इस्टेब्लिश की गई थी? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसको ऑथराइज दिया गया है कि ये डिटरमाइंड करे कि कौन सा गेम जो है वो मनी गेम है, कौन सा गेम है वो सोशल गेम है। ऑनलाइन मनी गेम जो है ये वो गेम होते हैं जिसको प्ले किया जाता है आफ्टर डिपॉजिटिंग अ यूजर फीस। मतलब कुछ यूजर फीस जो है मनी डिपॉजिट करके जो है उस गेम को प्ले किया जाता है।
ऑनलाइन सोशल गेम जो है इसमें मनी तो इन्वॉल्व नहीं होता है, और जहाँ ई स्पोर्ट्स है इसमें कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, गेम इन्वॉल्विंग स्किल लाइक फिजिकल डेक्सटेरिटी इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो दो टाइप के गेम होते हैं, इस एक में जो है कि आप कुछ पैसा डिपॉजिट कीजिए, उसके बेसिस पे खेलिए, और एक सोशल गेम होता है। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के अंतर्गत। और ये जो है अथॉरिटी जो है ये इशू करती है डायरेक्शन, हियरिंग कंप्लेंट एंड इम्पोज पेनाल्टी। अगर इस ऑनलाइन गेमिंग का रूल अगर कुछ है वायलेट होता है तो वो जो है उससे संबंधित जो है इसके पास पावर दिया हुआ है। ये इंटायरली गवर्नमेंट बॉडी है विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये जो है बॉडी को गठित किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे होम अफेयर मिनिस्ट्री के, फाइनेंस के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इसमें इस बोर्ड में शामिल होंगे। इन केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेम जो है वो बैन कर दिया जाता है, तो बैंक्स रिक्वायर्ड एक्ट एज ए OGI डायरेक्शन। तो जो बैंक, क्योंकि इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट ये है कि मनी जो है ट्रांजैक्शन बैंक के ही थ्रू होता है, तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है बैंक को वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें इंक्लूड होगा सस्पेंडिंग और रिस्ट्रिक्टिंग पेमेंट और को रिस्ट्रिक्ट करना, चाहे सस्पेंड करना, इफेक्टिवली मेकिंग द पेमेंट लेयर एज अ की इन्फोर्समेंट टूल। तो बैंक को जो है इसके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ जो गेमिंग कराने वाली अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, उसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है उसके लिए डाटा लोकलाइजेशन ऑब्लिगेशन। मतलब जो भी डाटा कलेक्ट करेगा गेमिंग के थ्रू, उस डाटा को जो है इंडिया में जो है लोकलाइज करना पड़ेगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सोशल गेम ई स्पोर्ट्स टू स्टोर ट्रैफिक एंड रिलेटेड डाटा विद इन इंडिया। मतलब उसको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ई प्राप्ति पोर्टल। ये ई प्राप्ति पोर्टल जो है EPFO के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसके द्वारा पहले एक यूएन स्कीम चलता था। जैसे कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उनका PF डिडक्ट होता है, लेकिन जनरली प्राइवेट में लोग जो है एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में जंप करते हैं। जो PF उनका जो है एक कंपनी में डिपॉजिट होता है, जो डिडक्शन होकर के PF ऑफिस जमा होता है, फिर जो है वो दूसरे कंपनी में जाते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन चाहे विड्रॉल वगैरह ईजी नहीं होता है। उसके लिए जो है EPFO ने यूआन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है स्कीम चालू किया गया था। इसमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको यूआन नंबर दिया जाता है, और वो जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी में जो है चेंज करते रहते हैं, तो ये नंबर जो है चेंज नहीं होता है। इसी पे जो है उनका PF का पैसा जो है डिपॉजिट होता है। फिर भी इसके अलावा जो पुराने बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे उनको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो नहीं मिला था, उनके जो है मनी और फंड को जो है कैसे जो है विड्रॉ किया जाए और कैसे जो है उनको यूएन से लिंक किया जाए, इसके लिए ई प्राप्ति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है EPFO के द्वारा। यहाँ पे ई प्राप्ति का मतलब हो गया EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर द ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो जो इन ऑपरेटिव अकाउंट है उनको ट्रैक करने के लिए ई प्राप्ति पोर्टल EPFO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग को रिकन्स्टिट्यूट किया गया है। अशोक कुमार लहरी को जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है, और 4 नए फुल टाइम मेंबर को अपॉइंटमेंट मिला है। अशोक कुमार लहरी जो है जगह लेंगे सुमन बेरी का, जो कि वाइस चेयरमैन थे कब से, अप्रैल 2022 से वाइस चेयरमैन थे। तो सुमन कुमार बेरी को रिप्लेस करके जो है अशोक कुमार लहरी जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। गवर्निंग काउंसिल देखा जाए नीति आयोग का, तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो है डिप्टी चेयरमैन होते हैं एक तरीके से। तो जो अशोक कुमार लहरी अभी डिप्टी चेयरमैन है, इसके अलावा जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, ये गवर्निंग काउंसिल होती है। तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं जब सभी राज्यों के, तो वो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, और जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर इसके होते हैं। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के जो है होते हैं, और साथ साथ फुल टाइम मेंबर नीति आयोग एंड स्पेशल इन्विटीज जो है इसके मेंबर होते हैं। फर्स्ट टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फरवरी 2015 में, एंड रिकन्स्टिट्यूटेड इन फरवरी 2021 में। द गवर्निंग काउंसिल एम्बॉडीज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक्चुअल में जो नीति आयोग को जो है इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था ओवर सेंट्रलाइजेशन था, तो उसको रिप्लेस करके जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग को लाया गया था। ये एक तरीके से गवर्नमेंट का सबसे मोस्ट जो है थिंक टैंक है, जो कि पॉलिसी से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, and present a platform to discuss intersectoral, interdepartmental and federal issue to the accelerate implementation of the national development agenda। तो बेसिकली इसका यही काम है कि एक तरीके से जो है स्टेट्स में जो है कोऑपरेशन को और कंपटीशन को जो है प्रमोट करना। फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी। तो सिक्किम कोर्ट को जो है वो सिक्किम स्टेट को जो है इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा जो है फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी ऑफ द नेशन जो है डिक्लेयर किया गया है। ही सेड इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू द जुडिशियल प्रोसेस डिसमेंटल जियोग्राफिकल बैरियर टू हेल्प लिटिगेट ओवरकम प्रॉब्लम इन टेरेन फाइनेंस एंड डिस्टेंस। मतलब जो है सिक्किम का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है और जो फाइनेंस और डिस्टेंस का जो मैटर होता है उसको जो है दरकिनार करते हुए बिकम फर्स्ट जो है पेपरलेस
जो है जुडिशरी जो बन गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है टॉपिक के अंतर्गत ओपेक और ओपेक से प्लस से डिस्कशन। कंटेक्स्ट क्या है हमारा, क्योंकि यूएई जो है ना वो ओपेक का मेंबर हुआ करता था, वो जो है अब ओपेक को छोड़ करके जो है उससे अलग हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसको हम बोलते हैं ओपेक। इसको 1960 में जो है जो मेन इसके फाउंडिंग कंट्रीज थे, ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये मेन इसके फाउंडिंग कंट्रीज थे। लेकिन अब उसके बाद जो है और कंट्रीज भी इसमें ऐड होती गई, और एट प्रेजेंट जो है ओपेक में अगर देखा जाए यूएई के निकल जाने के बाद जो है 11 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गुयाना है, गेबॉन है, ईरान है, इराक है, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान जो है इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ हैं। इनके बाद जो है रसिया से संबंधित होकर के जो है 10 देश जो है और निकल करके आए, जो उसको हम ओपेक प्लस बोलते हैं। ये जो ओपेक कंट्रीज़ होती हैं एक तरीके से जो ऑयल कार्टेल भी बोलते हैं इनको। ये वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस को जो है स्टेबलाइज करने के लिए उसके प्रोडक्शन को जो है वो टारगेट देते हैं। जैसे कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई था इसका मेंबर, सऊदी अरब इसका मेंबर है, ईरान है इसका मेंबर, तो इनको ये टारगेट दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन मत कीजिए। कैपेसिटी आपकी जितनी भी है, मान लीजिए सिंपल सा चीज़ है, यूएई की कैपेसिटी थी लगभग 5 बिलियन बैरल पर डे की कैपेसिटी थी, तो इसको टारगेट दिया जाता था कि आप 3.5 बिलियन ही जो है ये मतलब प्रोडक्शन कीजिए। तो ये टारगेट इसलिए दिया जाता था ताकि जो है एक तो ऑयल की सप्लाई भी बनी रहे और साथ साथ जो है ऑयल का प्राइस इंटरनेशनली जो है वो मैनेज रहे। बाद में जो है इसके साथ जो है और भी कंट्रीज ऐड होती गई, जिसको हम ओपेक प्लस बोलते हैं। ओपेक प्लस में जो है वो रसिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था। तो ओपेक के साथ साथ मिल करके ओपेक प्लस भी काम करता है ऑयल के प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, जिसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्राज़ील जो है 2025 में इसमें ज्वाइन किया। ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान और सूडान कंट्रीज़ हैं। इसको जो है ओपेक प्लस जो है अलायंस जो है वो 2016 में क्रिएट किया गया था। साथ ओपेक और ओपेक प्लस मिल करके जो है वर्ल्ड में ऑयल के सप्लाई को जो है वो मैनेज करते हैं। यूएई की बात की जाए, जिसने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, उसने जो है 1967 में इसको जो है ज्वाइन किया था। इसका फाउंडिंग मेंबर यूएई नहीं था, क्योंकि 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1967 7 साल के बाद जो है इसने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस से रिलेटेड। विक्रम V221 जो है एक एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म है, वो लॉन्च किया गया है, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है कि जनरली हमारे जो है मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह होते हैं, सोल्जर्स वगैरह होते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है हम पहले जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, हम डिपेंड करते थे रशियन मेड जो है BMP-2 टेक्नोलॉजी पे। उसके अंतर्गत जो है वो बहुत ओल्ड एज था, उससे एडवांस रूप में जो है डीआरडीओ के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। इसके 2 वर्जन हैं, एक व्हील्ड है जिसको पहिए के टाइप में जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और दूसरा जो है ट्रैक्ड है, जैसे कि जो है कीचड़ मड वगैरह पे जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो डिज़ाइन होता है उसके आधार पे जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। कंडीशन ये है कि ये जो है मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ इन द सेंस जो है ये एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, फायर फाइटिंग, एजाइल, और साथ साथ जो है लैंड के अलावा जो है जो वाटर बॉडीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर भी जो है ईजिली ट्रांसपोर्टेशन कर देगा। ये जो है एडवांस्ड आर्मर प्लेटफॉर्म जिसको बोला जाएगा, विक्रम V221 जो है मॉडर्न मिलिट्री कॉम्बैट व्हीकल है, बिल्ड विथ इन्हेंस्ड आर्मर प्रोटेक्शन टू विथ स्टैंड सर्टेन प्रोजेक्टाइल्स ब्लास्ट और शार्पेंड प्लस। मतलब जो है कुछ अटैक भी होता है इस पर, ब्लास्ट वगैरह भी होता है, तो उसको भी है जो ये सर्वाइव कर जाएगा, उसको भी जो है एब्जॉर्व कर लेगा। विच हैज़ इम्प्रूव्ड मोबिलिटी अक्रॉस वराइड टेरेंस एंड इंटीग्रेटेड वेपन्स एंड सर्वेलेंस सिस्टम। इसमें जो है फर्स्ट जो है व्हील्ड वाला जो है विच टर्न ऑन टायर्स एंड फार फास्टर, जो फर्स्ट वर्जन है इसके अंतर्गत जो है वो टायर बेस्ड पे है, तो वो जो है फास्ट है और जो है रबड़ के टायर वगैरह लगे हुए हैं, जिससे जो है ईजीआर मेंटेन होता है, बेटर सूटेड फॉर द रोड्स एंड अर्बन एंड सेमी अर्बन इन्वायरमेंट। तो जो फर्स्ट वर्जन है, जो सेकेंड वर्जन है वो जो है ट्रैक्ड बेस्ड है, तो वो जो है टैंक ऑफरिंग सुपीरियर ग्रिप स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑन रफ अनइवन एंड ऑफ रोड टेरेन। जो है इसके अंदर जो है फिटिंग है इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो है 30 mm क्रीवलेस टरेट। ये एक रिमोटेडली ऑपरेटेड गन सिस्टम है। रिमोटेडली मतलब जो है आपको बैठ करके इसको ऑपरेट नहीं करना है, आप थ्रू जो है जॉयस्टिक चाहे रिमोट वगैरह से जो है इस गन सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, जो है कि इसके टॉप में जो है माउंटेड रहता है, विथ नो सोल्जर सिटिंग इनसाइड इट। और इसके अंदर कोई सोल्जर नहीं भी बैठा रहेगा तो भी इसको जो है रिमोट से जो है ऑपरेट किया जा सकता है। बिल्ड टू इम्प्रूव मोबिलिटी, फायर पावर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट से संबंधित हमारा। मेकोंग रिवर जो है वो पॉल्यूशन होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो है रेयर अर्थ जो है मिनरल्स की प्रोसेसिंग की वजह से जो है जो पॉल्यूशन वगैरह जो है हैवी मेटल्स वगैरह जो है मेकोंग रिवर में जो है छोड़ दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से, अनरेगुलेटेड माइंस की वजह से। डिमांड फॉर द फिश इज रिड्यूसिंग,
जो फिश का जो है डिमांड वो रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि जो है जो मेकोंग रिवर है उसका जो है वाटर इतना जो है हेवी मेटल से पोल्यूटेड हो गया है कि जो फिश है वो भी कंटेमिनेटेड हो जा रहा है मेकोंग रिवर का। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो मेकोंग रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज और खास करके मेकोंग रिवर की वाटर का हेवी मेटल्स के पॉल्यूशन की वजह से जो है फिश का जो है वो डिमांड जो है रिड्यूस होता गया है। जो कंटेमिनेशन है ड्यू टू टॉक्सिक रन ऑफ फ्रॉम द रेयर अर्थ माइंस अप स्ट्रीम, जो रेयर अर्थ की माइनिंग की वजह से जो है अप स्ट्रीम में हो रहा है और उसको जो है फ्लो कर दिया जा रहा है मेकोंग रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी में, थ्रेटनिंग द मिलियंस हु रिलाई ऑन दोज वाटर फॉर द फार्म एंड फिशिंग। जो फार्म और फिशिंग के लिए इस वाटर पर डिपेंडेंट करते हैं तो उनका सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो गया, थ्रेटन हो गया है। मेकोंग रिवर को देखा जाए तो ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है तिब्बतियन प्लेट्यू चाइना में और फ्लो होती है साउथ चाइना सी में। कहाँ कहाँ देशों से पास होती है तो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देश से होते हुए जो है साउथ चाइना में जाकर के ये मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जो है राइजिंग डिमांड फॉर द रेयर अर्थ मटेरियल इज ड्राइविंग अन अनरेगुलेटेड माइनिंग बूम। जो रेयर अर्थ का जो डिमांड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो ग्रो हुआ है, उसके चलते जो अनरेगुलेटेड माइनिंग बूम आया है, उसके चलते जो है वार टर्न, जो म्यांमार में जो है वार के चलते जो है वार के चलते जो है डिफिकल्टी जो क्रिएट हुआ है वेस्ट के द्वारा जो है, दैट इज स्प्रेडिंग इन द लाओस एंड द ईस्ट। तो इसके चलते जो है और भी देशों में जो है ये स्प्रेड होता जा रहा है। क्या क्या जो है इसमें मेटल एक्सपोजर है तो आर्सेनिक है, मरकरी है, लीड है, कैडमियम है, रिस्क ऑफ कैंसर और ऑर्गन फेलियर जैसे खास करके जो है डेवलपमेंट ऑफ हार्म स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस टाइप की बीमारियाँ जो है फैलने का खतरा हो गया है। थाईलैंड जो है सबसे ज़्यादा जो है इस टॉक्सिसिटी से ज़्यादा जूझ रहा है, क्योंकि वो जो है बेसिकली जो है फार्म एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। टॉक्सिक होने की वजह से जो ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट उसका आइटम है, खास करके जो है फ्रॉम बैग्स ऑफ द राइस इन द यूएसए सुपरमार्केट टू द इडामाम स्नैक्स सर्व इन जापान एंड गार्लिक यूज इन मलेशियन किचन, ये सब चीज़ें जो है थाईलैंड से जाती हैं और टॉक्सिसिटी की वजह से जो है ये थाईलैंड पे ज़्यादा जो है इम्पेक्टेड कर रहा है, उसके एक्सपोर्ट मार्केट पे, फार्म एंड फिशरीज मार्केट पे इम्पेक्टेड कर रहा है। रेयर अर्थ जो माइनिंग किया जाता है उसको जो है डिगिंग करके गड्ढा खोद करके निकाला जाता है रॉक्स को, फिर वॉशिंग किया जाता है केमिकल से थ्रू द सॉइल एक्सट्रैक्टेड। जो सॉइल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको केमिकल से वॉश किया जाता है। द मिनरल्स क्रिएटिंग टॉक्सिक वेस्ट, द फिजिकल फुटप्रिंट ऑफ दिस प्रोसेस इज रिकोगनाइजेबल इन ए सैटेलाइट डाटा, और सैटेलाइट डाटा के थ्रू जो है इसको रिकोगनाइज भी किया जा सकता है। तो मेकोंग रिवर का जो है पॉल्यूशन की वजह से जो है अल्टीमेटली जो है फिश का जो है डिमांड वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है पिकॉक तारातुला से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है कि आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन किया है ईस्टर्न घाट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के साथ जो है ये पिकॉक तारातुला के कंजर्वेशन से संबंधित। ये जो है कंजर्वेशन कहाँ पे होगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। इसका अगर स्टेटस देखा जाए पिकॉक तारातुलम का तो ये IUCN की रेड लिस्ट में जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है कैटेगरी में आता है। ये जो है जो लोकल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इसके खास करके प्रे होते हैं। वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट्स, ग्रास हॉपर्स, स्मॉल बग्स, ये सब चीज़ें इसके प्रे होते हैं और इसके थ्रू जो है इनका जो पॉपुलेशन जो है कंट्रोल्ड रहता है, चेक रहता है। ओवरवेलम पॉपुलेशन जो है इनका ना बढ़ जाए, इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए बोल करके इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पिकॉक तारातुला है ये जो है जीनस प्यूसिलोथेरिया की फैमिली से बिलोंग करता है और इसको जो है मेड अप ऑफ द अबोरियल स्पीसीज ऑफ स्पाइडर, तो स्पाइडर की एक फैमिली है अबोरियल स्पीसीज, उसके से ही ये बिलोंग करता है और ख़ास करके इंडिया और ये श्रीलंका में पाया जाता है। द जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय द 8 स्पीसीज इन इंडिया एंड 7 इन द श्रीलंका, मतलब जो इसकी जीनस है उससे रिलेटेड स्पीसीज जो है इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। इसको अलग अलग जगहों पे अलग नाम बुलाया जाता है। पिकॉक तारातुला को जो है गुटी तारातुला भी बोला जाता है। गुटी इसलिए नाम इसका दिया गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है आंध्र प्रदेश के एक शहर गुटी में जो है ये पाया गया था 1899 में। पिकॉक तारातुला जो है ज़्यादातर जो है पाया जाता है डिसिडियस फॉरेस्ट एरिया जो है सेंट्रल और साउथर्न इंडिया का, और इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट ब्लू टाइप का जो है दिखता है, वन दैट डार्कन विद द एज एंड मेच्योरिटी। तो ब्लू टाइप का जो है कॉटन टाइप का जो है अपीयरेंस इसका होता है और जैसे जैसे एज इसका बढ़ते जाता है वो और भी डार्कन होता जाता है। तो पिकॉक तारातुला जो है इसके से रिलेटेड ये है कि श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में जो है इसके कंजर्वेशन से संबंधित आंध्र प्रदेश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ईस्टर्न घाट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, ये हमने इस टॉपिक में समझा। नेक्स्ट है हीट वेव इन इंडिया। हीट वेव से संबंधित अभी क्या है कि हमारा समर मंथ चल रहा है और पीक चल रहा है, इसमें जो है ट्रेंचेस ऑफ जो हीट वेव्स जो है खास करके नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर और जो कोस्टल एरिया है खास करके आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह में हीट वेव्स जनरेट होते हैं। अभी क्या है 29 और 30 अप्रैल को जो है मौसम कुछ मॉडरेट हुआ, बारिश हुआ, उसके चलते जो है हीट वेव से थोड़ा सा जो है राहत मिला है, इसलिए इसको हम डिस्कशन करेंगे।
हीट वेव होता क्या है एक्चुअल में, अगर डेफिनेशन जो है मेट्रोलॉजिकल डेफिनेशन देखा जाए तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हीट वेव को जो है डिफाइन करता है कि ऐसा कंडीशन जब किसी लोकल प्लेस का जो है टेम्परेचर जो है अनयूजुअली और अनकम्फर्टेबली जो है नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है। मान लीजिए सपोज दैट जिस टेम्परेचर का नॉर्मल अगर 35 डिग्री सेल्सियस होना है और वहाँ से बढ़ करके वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये हीट वेव है। इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस गेट्स आउट एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस हायर देन नॉर्मल, तो 5 डिग्री सेल्सियस हायर हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, एंड दिस कंडीशन इज रीच्ड एटलीस्ट 2 डेज, लगातार जो है 2 दिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इन ए सक्सेशन, तो द प्लेस इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग अ हीट वेव। तो ये बोला जाता है कि ये जो प्लेस है वो हीट वेव जो है फेस कर रहा है। अगर कंडीशन इससे भी ज़्यादा बेकार हो जाती है और टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर हीट वेव्स। हीट वेव्स मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है उससे 5 डिग्री सेल्सियस लगातार अगर 2 दिन तक है तो हम उसको बोलते हैं हीट वेव्स। 7 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो गया है लगातार 2 दिन तो हम उसको बोलते हैं सीवियर हीट वेव्स कंडीशन। तो समर जो है हैव ऑलवेज बीन ए वेरी वार्म इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, बट हीट वेव्स आर स्पेसिफिकली कंडीशन डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो हीट वेव जो है स्पेसिफिकली जो है हर एक मौसम हर एक दिन जो है जो गर्म होता है उसको हीट वेव डिफाइन नहीं किया जाता है, इसको स्पेशली जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है डिफाइन किया गया है। कुछ कंडीशन और भी जो है रखे जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि ये हीट वेव है कि नहीं, तो वो प्लेस बेसिस पे जो है कि प्लेन एरिया में है कि माउंटेन एरिया में है, तो वेदर इट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर इज़ बिलो 4 डिग्री सेल्सियस और हायर। दूसरा ये चीज़ें हैं कि इंडिया में जो हीट वेव्स है वो कॉमन है, और कॉमन कहाँ पे है, एक तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो, और सेंट्रल पार्ट जो कि बिहार और झारखंड में एक्सटेंड है यूपी से लेकर के, तो ये कोर हीट वेव जोन होते हैं। इसके अलावा जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो बेल्ट है वहाँ पर भी हीट वेव जो है हमेशा अवगिर होते हैं। अभी जो है इंडिया में एट प्रेजेंट जो है 23 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर हीट वेव से अफेक्टेड हैं। ईच वन ऑफ देम एंड हंड्रेड्स ऑफ द सिटीज नाउ इन इम्प्लीमेंटिंग अ हीट एक्शन प्लान ड्यूरिंग द समर। हीट वेव्स का जो है प्रकोप इतना बढ़ गया है कि सभी स्टेट जो भी इससे अफेक्टेड हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हीट एक्शन प्लान, समर से संबंधित एडवाइजरी गाइड मतलब जारी करते हैं। विडंबना की बात यह है कि अभी भी हीट वेव से संबंधित जो है जो कि नोटिफाइड डिजास्टर की कैटेगरी में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है ये नोटिफाई नहीं किया गया है। मतलब एक तरीके से हीट वेव को डिजास्टर के डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन जो है जो कि अपना रिपोर्ट सबमिट किया लास्ट ईयर, उसने रिकमेंड किया कि बोथ हीट वेव और लाइटनिंग दोनों को जो है नोटिफाइड डिजास्टर की कैटेगरी में जो है इंक्लूड किया जाए। लेकिन अभी भी जो है ये अभी हीट वेव्स जो है डिजास्टर की कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सोवरेन क्लाउड सिस्टम। सोवरेन क्लाउड सिस्टम मतलब सोवरेन इन द सेंस जो है गवर्नमेंट का मतलब इंडिया का जिसमें कोई बाहरी इंटरफेरेंस ना हो, और क्लाउड सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले जानते हैं कि ये क्लाउड सिस्टम क्या होता है। तो क्लाउड सिस्टम क्या होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर सर्वर एसोसिएटेड एक सिस्टम है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ऑन डिमांड इंटरनेट बेस्ड सर्विस है दैट डिलीवर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। मतलब जो है ऑन डिमांड जो है इंटरनेट बेस्ड सर्विस को हम डिमांड करेंगे तो हमको क्या डिलीवरी मिलेगी, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे कि इसमें सर्वर शामिल है, डाटा स्टोरेज शामिल है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर ये जो है मतलब हमको शामिल है, और ये जो है होस्टेड बाय द रिमोट डाटा सेंटर रेदर देन द लोकल हार्डवेयर। तो ये रिमोट डाटा सेंटर पे जो है ये स्टोर किया जाएगा और ये सर्विस हमको मिलेगा। इस क्लाउड सर्विस को जो है प्राप्त करने के लिए जो है हमको किसी न किसी क्लाइंट पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, सर्वर चाहिए, डाटा स्टोरेज, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैं किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर को जो कि क्लाउड सिस्टम जो है हमको देता होगा उस कंपनी से जो मैं इसको परचेस करूँगा, टाई अप करूँगा। होता क्या है कि जैसे हम इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो कंटेक्स्ट क्या है इसका कि अभी हाल फिलहाल में जो है एक हमारा जो है एक पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी है नायरा करके, तो इसके जो है क्लाउड सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है सडनली जो है ब्लॉक कर दिया ऑयल रिफाइनर को जो है डाटा देने से, उसके सर्वर को, उसके क्लाउड को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक बाय अ क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड कैन लॉग आउट, मतलब एक तरीके से उसके सर्वर को, सिस्टम को लॉग आउट कर दिया। तो होता क्या है कि नायरा को खुद का जो है अपना डाटा भी नहीं मिल पा रहा था, अपना पूरा सिस्टम जो है उसका एक तरीके से ब्लैकआउट हो गया था। इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंसीडर कर रहा है कि जो कंपनी मैंडेटिंग कंपनी इन क्रिटिकल सेक्टर, जो क्रिटिकल सेक्टर में जैसे कंपनियां हैं, जैसे कि जिससे कि देश की मतलब जो है जो अर्थव्यवस्था है, सिस्टम है, वो अलाइंड है और डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे कि एनर्जी, टेलीकॉम, बैंकिंग सेक्टर, तो उसको मेड इन इंडिया जो है सॉवरेन क्लाउड सिस्टम को यूज करने के लिए जो है कंपनियों को मैंडेट करना चाहती है गवर्नमेंट।
मेड इन इंडिया सोवरेन क्लाउड सिस्टम। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्लाउड सिस्टम जो है डेवलप किया जाएगा, उसको जो है क्रिटिकल सेक्टर को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। क्रिटिकल सेक्टर में जो भी कंपनियां एसोसिएटेड हैं वो इस सोवरेन क्लाउड सिस्टम को लेंगी। गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो है के हिसाब से जो है अंडर द डिस्कशन इज एम टू रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर, फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से डिपेंडेंसी हमारी कम करनी है, जिससे जो है हमारी डाटा सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। जो बिजनेस होते हैं उसको क्लाउड सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि प्राइमरीली फॉर द स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी, जिससे कि चलते जो है इंस्टेंटली जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड डाउन जो भी होता है, फ्लक्चुएशन वगैरह होता है, डिमांड वगैरह अगर कम है ज़्यादा करना होगा तो तुरंत उनको ये मिल जाता है विदाउट हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज़ से संबंधित जो है कंपनी को डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमको सोवरेन क्लाउड सिस्टम का जो है रिक्वायरमेंट है, जिसको गवर्नमेंट ने अभी मैंडेट किया है। मैंडेट मतलब जो है आगे प्रपोजल रखा है कि हम इसको मैंडेट करेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी फॉर द पॉट होल रिपेयरिंग। ये पॉट होल क्या होता है? जैसे हम रोड वगैरह हमारे हैं, हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं और जो डिस्ट्रिक्ट रोड वगैरह होते हैं, बरसात वगैरह के सीजन में चाहे ओल्ड एज हो जाने की वजह से जो है जगह जगह जो है होल हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं रोड पे, जिससे जो है वाटर लॉगिंग, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बने रहता है। तो इस पॉट होल को रिपेयर से संबंधित जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली is looking for a more effective scientifically driven fix for the problem of pothole in the city। तो pothole जो कि सिटी में डेवलप है पूरा, जो चारों तरफ जो रोड वगैरह में दिल्ली में, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है उसको रिपेयर करने के लिए साइंटिफिकली मेथड अप्लाई करना चाहती है। एमसीडी के पास जो है 3 टेक्नोलॉजी जो है पॉटहोल रिपेयर करने के लिए जो है अवेलेबल है। इसमें जो है रिपेयर, रिसर्फेसिंग और रोड मेंटेनेंस दैट हैव बीन पेटेंटेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR के द्वारा जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो इसके अंतर्गत संस्था है, उसको पॉट होल रिपेयर करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, पेटेंट डेवलप किया गया है। उसके आधार पे जो है उसी को जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है अडॉप्ट करेगी। ये 3 टेक्नोलॉजी क्या है? पहला जो है इकोफिक्स। इकोफिक्स में क्या किया जाता है? इसमें रेडी टू यूज स्टील स्लैग बेस्ड जो है पॉट होल को रिपेयर किया जाता है, मिक्स किया जाता है रैमिंग करके, स्टील बेस्ड जो है स्लैग को यूज किया जाता है, इकोफिक्स इसको हम बोलते हैं। दूसरा है रिजुवेनेटर जो है, इसमें जो है डेंस मटेरियल जो है कारपेट वर्क के अंतर्गत जो है उसको यूज किया जाता है रिसर्फेसिंग ऑफ द रोड्स के लिए। तीसरा है मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग और MSS प्लस जो है ये एक तरीके से कोल्ड मिक्स सरफेसिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि रिड्यूस करेगा रोड के जो है मटेरियल वगैरह को हीट करके जो है अगर पैचअप करना पड़ता है तो रिड्यूसेस द नीड टू हीट द रोड मटेरियल। क्योंकि हमारा बेसिकली जो है पुराना जो बिटुमन वाला जो रिपेयरिंग हुआ करता था, चाहे डामर वगैरह जो है हम यूज़ करके जो है रिपेयर करते थे, उसमें टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। यहाँ पर मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग जो है वो कोल्ड मिक्स टाइप का जो है होगा और रिपेयर करेगा, हाई टेम्परेचर का जो हमारे डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा। तो पॉट होल से रिलेटेड हमारा 3 चीज़ हुआ, एक इकोफिक्स हुआ, फिर रिजुवेनेटर हुआ और फिर मॉडिफाइड मिक्स सी सरफेसिंग हुआ। 3 टेक्नोलॉजी हुआ जिसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है यूज करना चाहती है। नेक्स्ट है नोविटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज से रिलेटेड। कभी कभी जो है एग्जाम में ये आता है कि नोविटेक्स जो है ये किससे रिलेटेड है? ये क्रिप्टो एक्सचेंज से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है? रूटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है नोविटेक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि ईरानियन स्टेट, ईरान गवर्नमेंट के द्वारा और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा IRGS जो कि है इसके द्वारा जो है ये अपने जो साथी देश हैं, एलीज हैं, उनके साथ जो है मनी का ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है नोविटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का, जो कि आउटसाइड ऑफ द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है। जनरली तो है क्रिप्टो जो है बैंकिंग सिस्टम से जो है अल्टर होकर जाता है, उससे जो है बाहर का चीज़ है ये, तो इसी का यूज़ किया जा रहा है और इसको डेवलप किया गया है ब्रदर अली और मोहम्मद खराजी यूजिंग फैमिली सरनेम ऑफ आगा मीर जो है उनके द्वारा जो है इसको बिल्डअप किया गया है। नोविटेक्स बिल्ड नोविटेक्स इनटू द कंट्रीज डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइडर। तो ईरान का जो है डोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइडर कौन सा है? नोविटेक्स। और इसको जो है इट हैंडल्स द एस्टिमेटेड 70% ऑफ द ईरान्स क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है विक्रम-1 से रिलेटेड डिस्कशन। विक्रम-1 क्या है? एक तरीके का ये रॉकेट लॉन्चर है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो स्काई रूट एक कंपनी है, तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है उसने जो है विक्रम-1 रॉकेट जो है श्रीहरिकोटा से मतलब जो है फ्लैग आउट ऑफ किया है श्रीहरिकोटा से विथ लॉन्च ऑफ द रॉकेट सिलेक्टेड फॉर द लेटर दिस ईयर। मतलब अब इसके थ्रू जो है रॉकेट लॉन्च किया जाएगा इस साल के लास्ट तक में। स्काई रूट के द्वारा डेवलप किया गया है विक्रम-1। विक्रम-1 क्या है? एक मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बेस्ड इंजन का यूज करता है और इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं
वो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के रेंज होते हैं। सरफेस से हमारा 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का रेंज जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट करते हैं। इस लो अर्थ ऑर्बिट में जो है 350 केजी तक के जो है सैटेलाइट को जो लॉन्च किया जाएगा विक्रम 1 के द्वारा, स्काई रूट ने इसे डेवलप किया है। विक्रम 1 जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए अगर रॉकेट सिस्टम के बाकी जो चीज़ें पे चलती थी, तो इसकी जो बॉडी है वो कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है, जो कि पहले मेटल्स की बॉडी हुआ करती थी, ये कार्बन कंपोजिट से बना हुआ है। और हाउस 3D प्रिंटिंग इंडिजीनियसली मेड इंजन होता है, मेकिंग इट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ईजियर, क्विकर एंड चीपर। तो मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, असेंबली ये सब जो है इसका आसान है। स्काई रूट ही जो है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो है, इसने सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल फ्लाइट जो है वो 2022 में लॉन्च किया था। अब सब ऑर्बिटल जो है फ्लाइट क्या होता है कि वैसा फ्लाइट जो है जो ऑर्बिट को पार करने के लिए जो हमारी स्पीड होती है उससे कम स्पीड, उससे स्लोअर स्पीड में जो है हम जब लॉन्च करते हैं तो उसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल स्पीड। सब ऑर्बिटल स्पीड से जो है जो लॉन्च किया जाएगा तो क्या है कि जो सैटेलाइट है वो आउटर स्पेस में तो चला जाएगा लेकिन कैन नॉट गेट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। और इसके बाद जो है स्काई रूट के बराबर जो है एक दूसरी कंपनी अग्निकुल जो है उसने भी जो है इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। ये क्या है कि नेशनल हाईवे जो है अब टोल कलेक्शन कैसे करता है कि बूम बैरियर यूज करता है। जैसे कि टोल पे गाड़ियाँ जाती हैं, बूम बैरियर क्लोज हो जाता है, फिर RFID जो होता है फास्टैग उसको रीड किया जाता है कैमरे के थ्रू और जो है डिडक्ट हो जाता है जो टोल, और गाड़ी को पास दे दिया जाता है। इससे ट्रैफिक का जो कंजेशन हो रहा था उससे निजात पाने के लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 1 मई से जो है 84 टोल प्लाजा जो कि सूरत और भरूच के बीच में जो है NH48 पे स्थित है, 84 टोल प्लाजा, वहाँ पर जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम जो है वो अप्लाई किया है। इसमें क्या होगा कि जो है व्हीकल को रीड करने के लिए जो हाई जो कैमरा होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन जो है वो, और साथ साथ जो है हाई परफॉर्मेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कैमरे का यूज किया जाएगा जो बहुत फास्ट जो है गाड़ी के मूवमेंट के साथ साथ जो है उसको रीड कर लेगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा जो है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में बोला गया है कि 2029 मार्च तक जो है जितने भी नेशनल हाईवे 4 लेन वाले या उससे ऊपर हैं और एक्सप्रेस वे हैं उस पर इसको लागू कर दिया जाएगा। 84 टोल प्लाजा में जो लागू किया गया है वो ICICI बैंक के साथ साथ जो है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, इसको टोलिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी बोलते हैं, इसके द्वारा जो है इसको 2025 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अंतर्गत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ICICI बैंक और नेशनल हाईवे के द्वारा जो है ये 84 टोल प्लाजा पे फर्स्ट टाइम मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम जो है यूज किया जा रहा है टोल कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी एंड सैचेट। सैचेट का मतलब होता है कि अलर्ट करना। सेल ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जैसे जो हमारे टावर वगैरह होते हैं उसके माध्यम से जो है मल्टीपल जो है ऑपरेटर को मल्टीपल जो है जो भी इस टावर से कनेक्ट होंगे वो लोगों को एक साथ जो है मैसेज के थ्रू जो है अलर्ट करना, किससे संबंधित, डिजास्टर से संबंधित। तो ये जो सिस्टम है सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो जो भी मतलब अलर्ट सिस्टम है उसको जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है सभी फ़ोन जो भी इससे कनेक्ट होंगे उसको दिया जाएगा। इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अभी क्या होता था इसके पहले जो अलर्ट जारी करने के लिए जो भी मोबाइल नंबर है उसको जो इंडिविजुअली जो है मैसेज किया जाता था NDMA के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब जो है केवल सेल ब्रॉडकास्टिंग को जो है एक तरीके से जो है अलर्ट जारी किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा कि पर्टिकुलरली एरिया में कोई डिजास्टर आने वाला है और उससे रिलेटेड जो भी इससे कनेक्टेड होंगे उनको मोबाइल में वो मैसेज चला जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है पहले जापान के जे अलर्ट सिस्टम पे कार्य करता है, उसी का ये मिरर टेक्नोलॉजी है। सुनामी को अलर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सेल ब्रॉडकास्ट जो है एक मेथड है जो कि साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जो है शॉर्ट मैसेज सेंड करने का जो है मल्टीपल मोबाइल फ़ोन पर जो है पर्टिकुलरली जियोग्राफी एरिया में जो है भेजने का एक तरीका है। ये जो है 1 वे कम्युनिकेशन होता है और साथ साथ जो है इसमें बस ये है कि जैसे ही मोबाइल ऑन होगा सेल से कनेक्ट होगा आपका ये मैसेज की जो सेटिंग है उसमें इनकमिंग मैसेज अगर अलर्ट रहेगा तो आपको ये मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम। तो एम्स दिल्ली के द्वारा जो है पोर्टेबल MRI मशीन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है जो ट्रेडिशनल MRI मशीन होती थी उसके लिए सेपरेट चेंबर हुआ करता था और उस चेंबर पे कोई भी जो है क्रिटिकल पेशेंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था और MRI की जाती थी। यहाँ पर जो है अल्ट्रा लो फील्ड्स डिवाइस के रूप में जो है व्हील्ड डायरेक्टेड MRI मशीन जो है सीधे जो है बेड साइड जो है इंस्टॉल हो जाएगी। जो पेशेंट होंगे, जो ICU वाले पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट वगैरह जो होंगे, न्यूरोलॉजिकल जो है केयर करने वाले पेशेंट्स होंगे, उनके जो है बेसाइड्स में जाके इसको जो है इंस्टॉल कर दिया जाएगा और उसका जो है आसानी से MRI कर लिया जाएगा
और जहाँ फिर दोबारा जगह जरूरत पड़ेगी फिर वहाँ उसको पोर्टेबल कर लिया जाएगा। ये जो फर्स्ट पोर्टेबल जो मशीन है वो एम्स दिल्ली के द्वारा जो है यूज किया गया है। नेक्स्ट है ऑटिज्म से संबंधित। तो एम्स दिल्ली के द्वारा ही एक स्टडी किया गया है कि जो बच्चे 1 साल से कम के उम्र के और स्क्रीन टाइम ज़्यादा, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो उनको विथिन 3 ईयर जो है ऑटिज्म के साइन जो है डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है। इसको जो है जो स्पेक्ट्रम और मोबाइल स्क्रीन देखने की वजह से जो ऑटिज्म होगा उसको बोला जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है जो बच्चे डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड हैं उन पे डिफरेंसेस ये दिखा जाएगा कि जो उनके बाकी जो पीयर्स ग्रुप के बच्चे जो हैं उनके कंपैरिजन में स्लीपिंग डिसऑर्डरनेस और फिजिकल एक्टिविटी जो है काफ़ी जो है कम रहेगी। ऑटिज्म के बारे में देखा जाए तो ये एक न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डरनेस है जिसमें जो है वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है और जो है सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटरेक्शन में, और रिस्ट्रिक्टेड रिपिटेटिव बिहेवियर जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड एन्युटी मोड ऑफ प्रोजेक्ट। हाइब्रिड एन्युटी जो होता है, हाईवे के डेवलपमेंट के बहुत जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें जो है ईपीसी मॉडल होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है। अभी क्या है, रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा जो है एक सर्कुलर जारी किया गया है। उसके अंतर्गत जो कि भी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता है, मतलब कोई हाईवे का डेवलपर हाईवे को बना देता है और किसी कारण से जो है कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो जाता है उस हाईवे का, जिसके चलते जो है उस पर रोड ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाता है। तो और कारण क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट के चलते, चाहे लो क्वालिटी का यूज करने की वजह से ये घटनाएं जो होती हैं। तो वैसे जो है बिडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत जो होता है 40% जो है गवर्नमेंट जो है फंड देती है। ये काम करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे। 40% जो है प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है गवर्नमेंट बेयर करती है, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाता है गवर्नमेंट जो है फंड रिलीज करती रहती है। रिमेनिंग 60% जो है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो एज ए एन्युटी पेमेंट जो है गवर्नमेंट रिलीज करती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक है अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप, जिसका पुराना नाम होता था हैवलॉक आइलैंड। तो स्वराज द्वीप में क्या है कि ज़मीन मतलब समुद्र के नीचे जो है गहराई में 60 मीटर बाई 40 मीटर के विड्थ का जो है नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया गया है। कब? मई 2 को। तो ये जो है एक तरीके से गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड में जो हमारा नाम दर्ज हो गया है कि अंडरग्राउंड वाटर में इतने नीचे जा करके तिरंगा झंडा फहराया गया, चाहे किसी देश का नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया। नेक्स्ट है बायोफिल B50 इन इंडोनेशिया। अभी क्या है कि जो वार चल रहा है ईरान इजराइल यूएसए का, उसके चलते जो है वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का क्राइसिस क्रिएट हो गया है, क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है। इंडोनेशिया ने इससे निजात पाने के लिए अभी क्या किया है, क्योंकि इंडोनेशिया में ऑलरेडी पाम ऑयल ज़्यादा होता है, तो बायोडीजल जो कि पाम ऑयल से जनरेट होगा, तो जो डीजल गाड़ियों में यूज होता है उसका 50% वो बायोडीजल जो कि पाम ऑयल से डेराइव किया जाएगा, और 50% जो है कन्वेंशनल डीजल को मिक्स करके जो है गाड़ियों में यूज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है B50 का मतलब यही हुआ कि पाम ऑयल बेस्ड जो बायोडीजल है वो 50% और कन्वेंशनल डीजल जो है 50%, ये दोनों को मिलाकर के यूज किया जाएगा। इसको मिलाने से, यूज करने से जो है इंडिया के ऊपर जो है निगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कि पाम ऑयल का जो है इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। और इंडिया जो है 8.5 बिलियन पाम ऑयल इंपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड से, उसका 50% जो आता है केवल इंडोनेशिया से आता है। चूँकि और इसका यूज़ कहाँ पे करता है इंडिया, जैसे कुकिंग में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और सोप और ऑयली केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। जब इंडोनेशिया इसको एक्सपोर्ट न करके जो है इंडिजीनियसली जो है यूज़ करने के लिए इसको यूज करे, मतलब डाइवर्ट कर देगा, तो वर्ल्ड में जो है एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो नहीं होगा या शॉर्टफॉल होगा। इसके चलते पाम ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ने के चांसेस हैं, तो इंडिया पे इस पर निगेटिवली इम्पेक्टेड होगा। नेक्स्ट है थॉमस और उबेर कप से संबंधित। ये दोनों खेल जो है बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। थॉमस कप मेन बैडमिंटन सीरीज है और उबेर कप वुमेन वर्जन है थॉमस कप का, वुमेन बैडमिंटन सीरीज है। अभी जो है 34th एडिशन थॉमस कप का और 31st एडिशन जो है उबेर कप का हुआ है। तो 34th एडिशन जो हुआ है थॉमस कप का, इसको जीता गया है चाइना के द्वारा। इंडिया जिसमें पार्टिसिपेट किया था बैडमिंटन में, तो इंडिया को सेमीफाइनल में फ्रेंच की टीम से हारना पड़ा। चाइना जो है बाद में फ्रांस को हरा करके इसका चैंपियन बन गया, ठीक है। इसके पहले भी 2024 में चाइना जो है थॉमस कप जीता था और 2026 में भी जीत गया। रहा उबेर कप का, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है अब सेकेंड टाइम जो है उबेर कप जीता है। इसने इस बार हराया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को फाइनल में। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वुमेंस वर्जन जो है उबेर कप जो है उसमें रनरअप रही है, और साउथ कोरिया जो है इसका विनर रहा है। और उसी तरीके से जो थॉमस कप में चाइना जीता है और फ्रांस जो है वो रनरअप रहा है
इंडिया जो है सेमीफाइनल में पहुंचा था। इसके साथ ही जो है ये करंट अफेयर का डिस्कशन जो कि हमने जो है 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का करंट अफेयर डिस्कशन किया इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू, मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन को भी करंट अफेयर डिस्कशन किया है। आई होप ये सीरीज, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, किसी न किसी तरीके से आपको कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प भी कर रहा होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।